फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चलिए और अब बात करेंगे कोलकाता में हुए निर्भया कांड की। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी का गुस्सा दिल्ली तक फैल गया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राज्यों में डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सवाल एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर जाकर अटक गया है। हॉस्पिटल जैसा पब्लिक स्पेस प्लेस जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, वहां इस तरह की घटना घटित होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और मर्डर केस का आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और इस मामले में कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय रॉय के रूप में हुई है। कोलकाता की एक अदालत ने 10 अगस्त को गिरफ्तार किए गए सिविक वॉलंटियर को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो बता दें ये मामला 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षु डॉक्टर थी। आइए पहले आपको बताते हैं कि आखिर 9 अगस्त को क्या हुआ था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता शहर के लाल बाजार जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित है। कोलकाता की लोकल रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर गुरुवार को हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात करीब 2 बजे उसने अपनी टीम के कुछ डॉक्टर्स के साथ डिनर किया। फिर वो कुछ देर के लिए सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। पीड़िता के पिता ने शुक्रवार को स्थानीय तला पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म और हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी। एसआईटी ने शुक्रवार रात को हॉस्पिटल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर से सवाल जवाब किए थे। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय रॉय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते हुए दिखाई दिया था और इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे। कुछ देर बाद जब वो हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और वो संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय रॉय ने रेप और मर्डर की बात कबूल कर ली। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 103(1) हत्या और सेक्शन 64 बलात्कार के तहत केस दर्ज कर लिया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आने के बाद दुष्कर्म और हत्या का मामला कंफर्म हो गया है। पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने 3 मेंबर्स की जांच पैनल बनाई है। मामले की जांच अब सीबीआई भी कर रही है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 दशक से सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न हाई कोर्ट्स ने दर्जनों जजमेंट देकर महिला अपराधों पर पुलिस और अदालतों को संवेदनशील होने को कहा था। ऐसे अपराधों की जांच 6 महीने की डेडलाइन में निपटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके देश में महिलाओं के प्रति अपराध तेजी से बढ़े हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार इस समय देश भर में 4 करोड़ 44 लाख केस विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 8% ऐसे हैं जो महिलाओं ने दायर कराए। ऐसे केसों की संख्या 36.57 लाख है। इन केसों में सिविल और आपराधिक दोनों शामिल हैं। महिलाओं के 45% केस ऐसे भी हैं जिनमें कभी उनके तो कभी दूसरे पक्ष के वकील पेश नहीं हो रहे या फिर आरोपी जमानत लेकर फरार हो गए, जिसकी वजह से केस अटके पड़े हैं। और इसके अलावा 7% केस ऐसे हैं जिन पर ऊपरी अदालतों का स्टे है। अदालतों की बार बार समझाइश भी बेअसर सी रही। मार्च 2013 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस महिला अपराधों में संवेदनशील बने ताकि वो इसमें जांच और कार्रवाई जल्द कर सके। अगस्त 2013 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ऐसे केसों की 2 से 3 महीने में जांच पूरी कराए, जल्द फैसला सुनाए। अक्टूबर 2018 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट का कर्तव्य है कि वो ऐसे अपराधों को गंभीरता से लें और उन्हें समय से निपटाएं। सितंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों को महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई में लंबी तारीखें देने से बचना चाहिए। अगस्त 2021 गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं सामने आ रही हैं उन्हें जल्द न्याय दिलाने पुलिस और कोर्ट संवेदनशील हो। 7 अक्टूबर 2023 दहेज हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था कि सभी अदालतें इन मामलों के प्रति संवेदनशील हो जाएं और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाने का वो काम करें।
एक वक्त था जब नारी को हम देवी के रूप में पूजते थे, लेकिन आज आलम कुछ ऐसा है कि महिलाओं की इज्जत को सरेआम नीलाम किया जाता है, उनकी आबरू तार तार की जाती है। हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा समेत विभिन्न तरह के अत्याचार के मामले काफी हद तक बढ़ गए हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी पिछले दिनों बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं सड़ चढ़कर बोल रही हैं। बलात्कार सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि शब्दों से भी महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। आखिर महिलाओं के खिलाफ कब ये अत्याचार रुकेंगे, कब देश के लोग जागेंगे और कब महिलाएं भी आजादी से निर्भय होकर खुलेआम घूम सकेंगी? आज ये सवाल जो है हम सभी के सामने यक्ष रूप में है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो की, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। साध्वियों की यौन शोषण और कत्ल केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसकी 21 दिन की फरलो मंजूर हुई है, तो राम रहीम को फरलो मिल चुकी है और एक बार फिर राम रहीम जेल से बाहर है। राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा। बता दें कि साल 2017 से राम रहीम रोहतक जेल में बंद है और जानकारी दे दें कि राम रहीम को बार बार मिलने वाली फरलो और पैरोल के खिलाफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं से 29 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को हिदायत दी थी कि बिना उसकी अनुमति के डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो न दी जाए। वहीं साथ ही निर्देश दिए थे कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल दिए जाने को लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले। सरकार का कहना है कि यह अधिकार हर कैदी को मिलता है। सरकार के मुताबिक हत्या और बलात्कार जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे 80 से अधिक कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलो की सुविधा का लाभ दिया गया है। इस बात पर हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाई है और इसी के बाद राम रहीम की जेल से फरलो पर रिहाई का रास्ता साफ हुआ। राम रहीम की फरलो या पैरोल पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से राम रहीम की फरलो पर सवाल उठना लाजमी है। इस पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कहा कि सरकार उसकी मदद कर रही है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि जब से डेरा प्रमुख को सजा हुई है तभी से वो लगातार जेल से बाहर आ रहा है। पहले जब उसे पैरोल पर बाहर निकाला गया था तभी उसने कहा था कि हरियाणा सरकार गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकालने के लिए रास्ता तैयार कर रही है। कभी कृषि भूमि की हार्वेस्टिंग के लिए, कभी मुंह बोली बेटी की शादी के नाम पर उसे पैरोल मिलती रही है। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकालने में अड़चन आ रही थी, जिसे हरियाणा सरकार ने दूर करने के लिए साल 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट में संशोधन किया। सरकार ने एक वीआईपी कैदी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए। सवाल उठ रहे हैं और आज भी उठ रहे हैं, क्योंकि राम रहीम संगीन मामलों में दोषी साबित हो चुका है, सजा काट रहा है। दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राम रहीम जेल से फरलो पर तब बाहर आया जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। सिरसा से लगे तमाम जिलों में राम रहीम का बड़ा प्रभाव है। वहीं पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार और राम रहीम 10वीं बार फरलो पर जेल से बाहर आया है। राम रहीम के लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्हें राम रहीम जो इशारा करता है उसी का वो पालन करते हैं। आरोप ये लगता रहा है कि राम रहीम के समर्थक उसके कहने पर चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। 7 फरवरी 2022 से लेकर 13 अगस्त 2024 तक यानी लगभग 2.5 साल में राम रहीम 250 दिन से ज्यादा फरलो पर या पैरोल पर बाहर आ चुका है। अब एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि पैरोल और फरलो में क्या फर्क होता है। फरलो और पैरोल दोनों में सजा काट रहे कैदियों को जेल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन इन दोनों के बीच अंतर है। दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पैरोल में कैदी को थोड़े दिनों के लिए अस्थायी रूप से छोड़ा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि कैदी अपने परिवार और समुदाय के साथ सामाजिक रूप से जुड़ा रह सके। फरलो पाने के लिए कैदी को जेल में कुछ साल बिताने पड़ते हैं। अगर उसका व्यवहार अच्छा रहता है और वो जेल में अनुशासन बनाए रखता है तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है। फरलो उस कैदी को दी जा सकती है जिसे 5 साल से ज्यादा साल के लिए सख्त सजा दी गई हो और वो दोष सिद्धि के बाद 3 साल की सजा काट चुका हो।